हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंडर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसे डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब इक्विटी को पाने की क्या कॉस्टिंग है। तो जब कंपनी इक्विटी के बेसिस पे अपनी कैपिटल इकट्ठा करती है तो उसके लिए उसको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है, मतलब क्या कॉस्ट लगती है वो इक्विटी से कैपिटल इकट्ठा करने की, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको बताएगी। जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ डेप्ट ने बताया था, कॉस्ट ऑफ डेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी निकलता है। डेप्ट में इंटरेस्ट मेन रोल प्ले करता है और प्रेफरेंस शेयर में हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड। तो वहाँ पे इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड हो जाता है। तो सेम कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का सेम चलता है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या हो गया, वही चीज़ हो जाएगी कि अब यहाँ इक्विटी से कैपिटल पाने के लिए हमें क्या पे करना पड़ रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी जो कॉस्टिंग पड़ने वाली है वो यही होगी कि डिविडेंड या फिर उनकी अर्निंग जो भी इक्विटी को मिलने वाला है वही उनकी एक्सपेक्टेड रेट होती है, वही आपके लिए बीइंग एन कंपनी आपको पे करनी पड़ती है और वही आपके लिए कॉस्ट तैयार होती है। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जिनसे आपने इक्विटी की कैपिटल इकट्ठा कर रखी है वो जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न कि उन्होंने इतना पैसा लगाया आपके बिजनेस में, उससे उनको इतना रिटर्न मिलना चाहिए। तो जो उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको पे करना पड़ेगा और जो आपको पे करना पड़ेगा दैट इज़ योर कॉस्ट। सो दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न that a firm must earn on the equity part of total investment in a project in order to leave unchanged the market price of such शेयर्स। तो बेसिकली क्या कहना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो एक फर्म को अर्न करना ही है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पूरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही क्या कहते हैं, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल की कॉस्टिंग इतनी है तो इसका मतलब यही हुआ कि कम से कम इतना तो आपको कंप्लीट करना ही है, इतना तो अर्न करना ही करना है। उसके बाद जो आप कमाएंगे वही आपका प्रॉफिट होगा। कॉस्ट से एक्सेस कमाएंगे तो ही तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो इतना तो आपको करना ही करना है, इतना तो रिटर्न पाना ही है अपने प्रोजेक्ट में। दैट इज़ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। सो बेसिकली सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो गया कि वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो फर्म को अर्न करना ही करना है। उन्होंने जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट की है उस टोटल इन्वेस्टमेंट में इक्विटी को पे करने के लिए एटलीस्ट इतनी रेट ऑफ रिटर्न की अर्निंग होनी ही चाहिए और जो मार्केट प्राइस है वो अनचेंज्ड ना हो, मतलब वो चेंजेस उसमें चेंज ना आए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये तो समझ में आया कि भाई एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं और आपको इतना अर्न करना ही करना है। अब वो रेट निकलेगा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तरह तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। अब हम हर पर्सन की एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग होती है। तो आप एक्युमुलेटेड फॉर्म में एक्सपेक्टेशन को देखने जा रहे हैं। तो आखिर ये कैसे कैलकुलेट हो सकती है कि इक्विटी होल्डर्स क्या चाह रहे हैं, है ना, कितना मिनिमम रेट ऑफ वो एक्सपेक्टेड रेट वो चाह रहे हैं और कितना वो मिनिमम रेट है जो मुझे अर्न करना ही है अपने प्रोजेक्ट से। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 3 अप्रोचेज हैं, 3 टेक्निक हैं। कौन कौन से? एक है डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड प्राइस अप्रोच, दूसरा है अर्निंग यील्ड मेथड और तीसरा है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड मॉडल कहते हैं, डिविडेंड मेथड कहते हैं। तो एक हो गया आपका अर्निंग यील्ड मेथड, एक हो गया डिविडेंड यील्ड और एक होता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल। तो 3 ये मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे आप वो मिनिमम रेट कैलकुलेट करते हैं रिस्पेक्ट टू इक्विटी, है ना। या मैं ये कहूँ कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन का रेट जो है आप कैलकुलेट करेंगे इन्हीं 3 मैथड्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सारे मैथड्स को हम कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड यील्ड मेथड को या डिविडेंड प्राइस मेथड को। ये बेसिकली क्या होता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी दैट रेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड विच विल मेंटेन द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बेसिकली ये डिविडेंड यील्ड मेथड आपको कैसे बताने वाला है, कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करके देगा उनके हिसाब से कि ये वो रेट होगा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जिस रेट से डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो क्या रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड यील्ड कहता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिविडेंड
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतने का तो डिविडेंड मिलना चाहिए, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हमें इतने का डिविडेंड मिलना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ क्या होता है, उनको पता है, उनका फिक्स है कि इतने % का डिविडेंड उनको देना है। जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तभी आप डिविडेंड का रेट भी डिसाइड कर देते हैं। 15% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब इस % से आपको डिविडेंड मिलेगा। तो लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो ये रेट डिसाइड होता ही नहीं, क्योंकि उनको क्या होता है कि जब जो प्रॉफिट आएगा उससे आपको रेट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बोला गया डिविडेंड यील्ड क्या कहता है कि इस मेथड में हम जो भी रेट कैलकुलेट करने वाले ये वो रेट होगा जिस रेट से वो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये जो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सेम प्राइस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब इस समय अगर मार्केट की प्राइस 100 रुपये चल रही है तो इसी 100 रुपये की प्राइस पे वो कितने रेट ऑफ डिविडेंड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज डिविडेंड यील्ड मेथड या डिविडेंड प्राइस अप्रोच, राइट। तो ये मेथड और क्या कहता है कि ये कहाँ के लिए, इस मेथड से कहाँ के लिए स्टेबिलिटी बनती है, तो जो कंपनी में स्टेबल अर्निंग हो, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती हैं, वहाँ पे ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ABC लिमिटेड है, तो ये हमेशा से एक स्टेबल रेट से अर्निंग कर रही है। इसको पता है कि ऑन एन एवरेज हमारे पास हर साल इतनी अर्निंग होती है, और साथ ही उसका जो डिविडेंड भी है वो भी कैसा है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है। मतलब वो हर बार डिविडेंड बांटती ही हैं, और एक जो भी नॉर्मली जो भी है उनका उस हिसाब से वो डिविडेंड बांट रही हैं। ऐसा नहीं कि कभी बांटा कभी नहीं बांटा, फ्लक्चुएशंस नहीं है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज़ है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डिविडेंड, उनकी अर्निंग स्टेबल है, उनकी डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल है। तो ऐसी जगह पे आप डिविडेंड यील्ड मेथड के थ्रू अपनी इक्विटी की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो इस अप्रोच के थ्रू क्या हुआ, डिविडेंड की इंपॉर्टेंस को समझा गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स भी डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, और जो वो डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं वही आपकी इक्विटी की कॉस्ट बनती है। तो ये मेथड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन दूसरी साइड इस मेथड में जो रिटेन्ड अर्निंग का पोर्शन है, क्योंकि डिविडेंड ही तो उनको नहीं मिलता है भाई, वो जो पूरी कैपिटल हो रही है, जो आपका प्रॉफिट का पोर्शन जो रिटेन करके रखा जा रहा है, रिटेन्ड अर्निंग है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो वो भी क्योंकि इक्विटी होल्डर्स ओनर कहे जाते हैं तो वो भी तो आपके लिए है। तो यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड में डिविडेंड को फोकस किया गया, पर जो अर्निंग और भी आपको मिल सकती है, रिटेन्ड अर्निंग, वो यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर कर दी गई है इस मेथड में, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये तो ठीक है, ये मेथड ये हो गया कि कहाँ पे एप्लीकेबल है, कैसी कंपनीज इसको अडॉप्ट करती हैं, और यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस बेसिस पे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है और न्यूमेरिकली इसको एक्चुअली सॉल्व कर देंगे कैसे, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड प्राइस मेथड को कैलकुलेट करने की जो टेक्निक होती है वो कैसे होती है, यहाँ पे दो चीज़ आएंगी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी अपनी कैपिटल इकट्ठा करना चाह रही है, ठीक है, तो वो नए इशू लेके आएगी, नए इक्विटी शेयर परचेज करेगी। दूसरी वो कंपनी कैलकुलेट कर रही है जिसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं, और वो कैलकुलेट कर रही है कि जो इक्विटी शेयर्स मेरे पास हैं उनकी क्या कॉस्ट मेरे पे जा रही है, ठीक। तो दो हो गई, जो कैपिटल के लिए इक्विटी लाने की बात कर रही है, इशू लाने की बात कर रही है, तो वो कैलकुलेट करेगी तो क्या होगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है वो करेगी तो क्या होगा। तो दो तरीके से हम इसे निकालेंगे। तो पहला हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू DPS डिवाइड बाई नेट प्रोसीड। देखिए DPS क्या हो गया, डिविडेंड पर शेयर। चूँकि हम यहाँ पे बात यही कर रहे हैं कि कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रही है, इसीलिए जो बेसिस बनेगा कॉस्ट का, आप हमने पहले भी बात की है, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड में बात की है कि ये फॉर्मूला कुछ है ही नहीं है। आपको ये पाने के लिए क्या बताता है कि कितना अमाउंट आपके पास से जाएगा और कितना अमाउंट आपके पास आएगा। तो नेट प्रोसीड है कि इतना पैसा पाने के लिए आप डिविडेंड पर शेयर इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इतना जाएगा, यही तो आपका पूरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है इसलिए डिविडेंड जाएगा आपसे। तो इन्होंने क्या कहा कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड। तो अगर आप नई इक्विटी शेयर इशू करेंगे, नया कंपनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर आप फ्रेम कर रहे हैं, तो उस केस में आप जब कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे तो नए इक्विटी को लाने के लिए जब कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि भाई अगर हमने इक्विटी शेयर इशू किया तो हमें कितना पैसा आएगा, नेट प्रोसीड्स उससे कितना पैसा आएगा, और हर एक शेयर पे मुझे कितना डिविडेंड बांटना होगा, राइट। ये हमारा आएगा DPS डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स। और दूसरी साइड हम लिखते हैं अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो क्या होगा, तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं तो वहाँ पे कैसे हो जाता है, DPS डिवाइडेड बाई MPS। MPS क्या हो गया, मार्केट प्राइस पर शेयर्स, क्योंकि ऑलरेडी आपके शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी आपके उनकी प्राइस मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो क्या है, तो इतना तो आपके पास से जाएगा और इतने तो मार्केट में उस शेयर्स की प्राइसेस हैं, इतना पैसा है। तो इससे आप क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, राइट। अच्छा,
एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो भी मेथड है DPS, EPS, मतलब डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड प्राइस के बेसिस पे या अर्निंग यील्ड मेथड के बेसिस पे, ये सबसे जो रिजल्ट आएगा ना वो आफ्टर टैक्स आता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऐसे प्रॉफिट से जिसमें टैक्स वो सब पे हो गया। इसका मतलब टैक्स का इफेक्ट लिया जा चुका है। इसका मतलब आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कॉस्टिंग आफ्टर टैक्स की है, बिफोर टैक्स की नहीं है, राइट? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी कि जो भी रिजल्ट आएगा, अब क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स बोल रहा है तो ये इस फॉर्मूले से रिजल्ट जो आएगा वो आफ्टर टैक्स से ही होगा, राइट? तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, इन नोटेशंस की। तो DPS का मतलब KE मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, DPS का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर्स, नेट प्रोसीड्स का मतलब हो गया कि उस शेयर से कितने पैसे आने वाले हैं, MPS हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर्स। अब आपको ये चीज़ें आइडिया होंगी कि नेट प्रोसीड्स क्या होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिविडेंड में हम इसका फॉर्मूला और बाकी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर ली थी, तो इसमें कुछ और नया नहीं है, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो एक कंपनी है, अ कंपनी इश्यूज़ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी इशू कर रही है, मतलब एक नई कंपनी है जो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। कितने इक्विटी शेयर्स ने इशू किए? 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए। और एक शेयर की जो प्राइस थी वो कितनी थी? 100 रुपये थी, ठीक है? एक शेयर से आपको कितने रुपये आने वाले हैं? 100 रुपये आने वाले हैं। एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 100 रुपये नहीं आएंगे, 100 प्लस 10% मतलब 10 रुपये और आएंगे। तो आपको एक शेयर पे पैसा कितना आएगा? 110 रुपये आएंगे, ठीक है? और आपने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। द कंपनी हैज़ बिन पेइंग 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है? स्टार्टिंग के 5 साल तक वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड बांटने की बात कह रही है वो कितना कहेगी? 20% कह रही है। 20% का मतलब 100 में 20 रुपये आप निकाल लो तो मतलब 20% निकालेंगे तो 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ वो डिविडेंड बांटेगी, ठीक है? एक शेयर पर 20 रुपीज़ का डिविडेंड देगी और एक शेयर से पैसा कितना आने वाला है? 110 रुपये। कॉस्ट निकल गई होगी आपकी, अगर आप कैलकुलेट करना जान रहे हैं, क्योंकि जो मैंने बताया पैसा देना कितना है और आएगा क्या, दोनों को आप कर देंगे, आपका रिजल्ट सामने होगा। अच्छा, उसमें इस क्वेश्चन में और क्या कह रहा है? एंड एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो। 5 साल में अभी कह रही है 20% देगी, पर वो कह रही है 5 साल के बाद भी वो यही एक्सपेक्ट करती है कि 20% का डिविडेंड वो मेंटेन रखेगी। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, आपको KE कैलकुलेट करना है। विल इट मेक एन डिफरेंस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹150? उन्होंने कहा क्या कोई चेंजेस आ जाएंगे अगर मैं ये बोलूँ कि इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस 150 है? अब मार्केट प्राइस होने का मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी मान लो, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये मान लो कि ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और इसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और उस वक्त मार्केट प्राइस 150 है और डिविडेंड का सेम मानिए 20%, तो क्या कोई चेंज आ जाएगा? यस, चेंज आ ही जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले देते हैं हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है। तो एक तो हमें बता दिया कि 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए, ठीक है? अब यहाँ पे हमें हर चीज़ पर शेयर में करनी है, तो एक शेयर की प्राइस देखना हमारे लिए बेटर ऑप्शन होता है। तो एक शेयर की प्राइस कितनी बोली गई? 10, और बोला गया कि उसको प्रीमियम पे इशू किया गया, मतलब आपको मिले होंगे 110 रुपये। उसके बाद कह रहा है 20% का डिविडेंड बांटा गया है, एक शेयर पर 20 रुपये दिए जा रहे हैं। आपको KE कैलकुलेट करने के लिए बोला गया और पूछा गया आपसे कि अगर मार्केट प्राइस 150 हो तो क्या चेंज जाएगा? टोटल यही डेटा आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? KE निकालेंगे, ठीक है? KE किसके लिए निकालेंगे? जो नई कंपनी जो इशू कर रही है उसके लिए। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। अब डिविडेंड पर शेयर तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया है? 20% डिविडेंड पेड, है ना? इसका मतलब एक शेयर पे 20 रुपये का डिविडेंड देने वाले हैं। तो कैसे हो गया? 20 डिवाइड बाय 110। 110 कैसे आया? 100 रुपये तो इशू किया तो 100 रुपये तो आएंगे और प्रीमियम पे इशू किया मतलब 10 रुपये और एक्स्ट्रा आएंगे। तो आपको हर शेयर पे कितना पैसा आएगा आपकी कंपनी में? 110 रुपये आएगा। 110 रुपये पाने के लिए आपको देना क्या पड़ रहा है? 20 रुपये। तो आपके खर्चे कितने के पड़ गए? 18.18। तो आपकी कॉस्टिंग क्लियर हो गई। यहाँ पे कॉस्टिंग कितनी हो गई आपकी? कॉस्टिंग हो गई आपकी 18.18%। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर क्वेश्चन में डिविडेंड पर शेयर ना दिया हो तो क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे बोले 20% पर डिविडेंड, आपने एक शेयर पे 20% कैलकुलेट करके तुरंत निकाल लिया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दे देता 2 लाख डिविडेंड है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये पूरा अमाउंट हो गया 2 लाख का ना। तब का पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपल सा है भाई, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड लिख लीजिए डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट में बताया था, पर शेयर निकालने का तरीका है भाई, आपके पास मान लीजिए वहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल की बात करते हैं। अगर आपके पास 10 मैंगो है और बांटना सिर्फ 2 लोगों के लिए है, 2 लोगों में, तो आप 5-5 दे देंगे। अब वही चीज़ है, डिविडेंड है आपके पास कितना? 10,
तो अब आपको बांटना है, तो किस में बांटना है, शेयर होल्डर में बांटना है, तो जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे तो डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह ईपीएस कैलकुलेट करना है तो क्या हो गया, अर्निंग कितनी आई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया कितना, और कितने लोगों में बांटना, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और ये सब जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्विटी शेयर्स में होता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को कैलकुलेट करने ही करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अगर मार्केट प्राइस 150 कर देंगे तो क्या चेंज होगा, कुछ नहीं, आप क्या कर देंगे, डीपीएस लिखेंगे और नेट प्रॉफिट की जगह क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर कर देंगे। तो डीपीएस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर्स पे आपको देना है 20 रुपया और आपको उस शेयर के बदले मिलते कितना है, 150 मिल जाएंगे, तो आपको कितने की कॉस्टिंग पड़ी, 13.33% की कॉस्टिंग पड़ी। क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया डिविडेंड यील्ड मेथड। आई होप आपको ये पूरा मेथड क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ एंड डिविडेंड मेथड, या डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल, दोनों इसका नाम है। अब ये कैसे हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट प्लस द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिविडेंड। यहाँ पे जो कॉस्टिंग पढ़ने वाली है वो कॉस्टिंग कैसे पढ़ने वाली है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही आपका हर साल डिविडेंड में ग्रोथ क्या होगी। जैसे कि अगर इस साल आप 20% का डिविडेंड दे रहे हैं तो आने वाले कुछ सालों के बाद भी क्या 20% रहेगा या कुछ ग्रोथ होगी, तो हमने कहा 5% का ग्रोथ होगा, हर साल 5% का ग्रोथ होगा। इसका मतलब 20%, 25%, 30%, 35%, मतलब ग्रोथ भी यहाँ पे दिखेगी कि डिविडेंड आज इतना आपको एक्सपेक्टेड रेट है लेकिन हम हर साल इतना ग्रो करेंगे डिविडेंड में, तो ये आपको उस हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ भी रहेगा। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट। तो ये मेथड कब एप्लीकेबल होगा, जब डिविडेंड आपका होगा और साथ में एक्सपेक्टेड डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट होगा वो भी कॉन्स्टेंट होगा। जैसे इस साल 20 आया, नेक्स्ट ईयर 25 आया, नेक्स्ट ईयर 30 आया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 35 आया। इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, डिविडेंड का रेट बढ़ रहा है लेकिन 5% से ही बढ़ रहा है, तो जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है, 5% हमेशा है। तो ये मेथड वहीं अप्लाई होगा जहाँ पे ग्रोथ रेट कैसे हो, कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि 20 का 25 हुआ, फिर क्या हुआ 25 से 35 हो, 25 से 35 नहीं, 25 से 36 हो गया, और 36 से क्या हो गया, फिर 36 से 40 हो गया। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं रहा। एक बार आपको 5% का मिला, दूसरी बार आपको 6% का ग्रोथ हुआ, लास्ट टाइम आपको 4% का ही ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इस तरह से है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो इन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला वहाँ लगेगा जहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट रेट से होगी। 5% की ग्रोथ है तो हर साल 5% के हिसाब से बढ़ेगा, राइट। तो ये चीज़, ये मेथड वहाँ पे अडॉप्टेबल होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे हम वहाँ पे करते थे। वहाँ पे क्या था, ग्रोथ नहीं था, तो सिंपल क्या था, डिविडेंड प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर देते थे, यही करते थे हम फॉर इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, उसी में प्लस ग्रोथ कर देंगे, राइट। जितने % का ग्रोथ होगा वो भी ऐड ऑन हो जाएगा कॉस्टिंग में, बस इतना सा होगा। क्योंकि अगर कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो भी तो आपके लिए कॉस्ट होगी। अगर वो कहता है कि आज ये लोग 20 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं और नेक्स्ट ईयर 25 का देंगे, तो उसने एक्सपेक्टेशन कितने की कर दी, नेक्स्ट ईयर 25 की कर दी, मतलब 20% की जो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी चल रही थी वो तो चल ही रही है, तो कॉस्टिंग तो जितनी थी उतनी चलेगी, प्लस वो ग्रोथ भी कॉस्ट बन गया, 5% आपको और पे करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा, जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करें तो प्लस ग्रोथ कर दे रहे हैं, राइट, क्योंकि अब वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको वो भी पे करना पड़ेगा। तो जैसे हम नॉर्मल फॉर्मूला निकालते थे वैसे निकालेंगे, जैसे डिविडेंड में निकालते थे। अब क्या हो जाएगा, ग्रोथ में ऐड ग्रोथ, उसकी भी कॉस्ट आपको ऐड कर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डीपीएस मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर होगा, और नेट प्रोसीड आपको पता है, और ग्रोथ डिविडेंड मतलब डिविडेंड में किस रेट का ग्रोथ है। और एग्जिस्टिंग शेयर पे क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला अपने आप पता हो जाएगा। बट डिविडेंड पर शेयर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इतना देना है, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, उतना मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ, एकदम सिंपल सा है। तो ये चीज़ें हमें लगता है आपको क्लियर हुई होंगी, राइट। अब एक अर्निंग यील्ड मेथड की, तो अर्निंग यील्ड मेथड में क्या कहा गया, अर्निंग यील्ड मेथड में बोला गया कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो डिस्काउंट रेट है, दैट इज कैपिटलाइज अ स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर अर्निंग टू इवेलुएट द शेयर होल्डिंग्स। तो इनका कहना था कि जो रिटेन्ड अर्निंग जो आपके इक्विटी शेयर्स का होता है, तो वो लोग बेसिकली क्या होता है कि जो आप की अर्निंग हो रही है, हर एक शेयर पे जो लोग वो अर्न करेंगे, जो उनकी फ्यूचर की अर्निंग होगी उसको कैपिटलाइज करना ही उसकी कॉस्ट बनेगी, राइट। तो इसीलिए जो ये अर्निंग यील्ड कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे आपकी कमाई कितनी की हुई है, अर्न कितना कर रही है, वो फ्यूचर अर्निंग्स के बेसिस को कैपिटलाइज करके कैलकुलेट किया जाता है। तो एक शेयर्स के अर्निंग को ध्यान में रखा जाता है। अब ईपीएस आती कैसे है, अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे है, वही मैंगो वाला फॉर्मूला जो हमने डेप्थ में बात की, जो हमने डिविडेंड पर शेयर के लिए बात की कि अर्निंग पर शेयर क्या हो गया भाई, प्रॉफिट
मिला कितना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, सब खत्म करने के बाद ही तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसे मिलते हैं। तो ईपीएस क्या होगा, ईपीएस कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवाइडेड बाई क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, वो कितने लोगों में बांटना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो अपने आप आंसर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर का। इसी तरीके से हमने कहा डीपीएस कैसे निकलता था, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इससे क्या हो जाएगा, पर शेयर निकल जाता है। तो ईपीएस के बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे होता है, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड किसके लिए होगा, जो नई कंपनी होगी, राइट, और अगर नई कंपनी नहीं, पुरानी कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ईपीएस डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। आप एक शेयर पे कमा कितना रहे हो, और एक मतलब कमा कर क्या रहे हो, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि इस कंपनी से मुझे इतना एक शेयर पे तो अर्निंग होगी, तो आप एक शेयर पे क्या अर्निंग पाने की सोच रहे हो, मतलब अगर आप सोच रहे हो तो कंपनी को उतना अर्न करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए कॉस्टिंग बनेगी, तो उतनी अर्निंग डिवाइडेड बाय मार्केट, वो कितने पे ट्रेड हो रहे हैं, तो उतना हमारे पैसे मिल सकते हैं, तो इतना पाएंगे उतना हमारे पास से जाएगा। ईपीएस डिवाइड बाई एमपीएस सबसे ईजी मेथड है, अर्निंग यील्ड मेथड, ईपीएस डिवाइड बाई एमपीएस या फिर ईपीएस डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, XYZ लिमिटेड इज प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹120 लाख फॉर इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। तो XYZ लिमिटेड क्या कर रही है, अपनी कंपनी को और एक्सपेंड करने के लिए एक नया प्रोग्राम सोच रही थी कि एक्सपेंशन प्रोग्राम के चक्कर में वो उनको कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एक्सपेंड करने के लिए उनको 120 लाख का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। अब अभी की कंडीशन सुनिए, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स उनके पास कितने, 20 लाख हैं। अभी एट प्रेजेंट उनके पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितनी है, ₹60, ठीक है। मार्केट वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, तो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, 20 लाख हैं, और मार्केट प्राइस क्या है, 60 रुपये की है, एक शेयर की 60 रुपये की प्राइस है। आंसर तो निकल गया होगा, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स का निकाल रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी, क्योंकि वो एक्सपेंड करने के बारे में सोच रही है, एग्जिस्टिंग कंपनी, तो हम उसका क्या करते थे, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर आप निकाल सकते हो, राइट। अभी आगे क्वेश्चन में आपको अर्निंग मिल जाएगी। तो क्या दिखा है, इट हैज़ नेट अर्निंग ऑफ ₹180 लाख, 180 लाख की इनकी अर्निंग होती है, नेट अर्निंग। देखिए नेट अर्निंग सीधे सीधे लिखा, अगर नेट अर्निंग नहीं लिखा होता, सिर्फ अर्निंग लिखता और बाद में आपको टैक्स रेट भी कहीं दे देता, तो पहले आप अर्निंग में से टैक्स रेट को डिडक्ट कर देते, तब नेट अर्निंग पाते हैं। अब फिर नेट अर्निंग से आप ईपीएस निकालते हैं, क्योंकि याद रखिए अर्निंग पर शेयर हमेशा कैसे निकालेंगे, हमेशा कैसे निकालेंगे, जो प्रॉफिट आपका टैक्स वैक्स देने के बाद बचता वही इक्विटी शेयर्स को मिलता है, इसीलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लेते हैं, और इसीलिए जो कॉस्ट कैलकुलेट होके आएगी वो आफ्टर टैक्स होती है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आगे क्या कह रही है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कैपिटल। अब कह रहा है एग्जिस्टिंग का कैलकुलेट करिए केई, और साथ में नए का भी आप कैलकुलेट करिए, ये एज्यूम करते हुए कि जो नया शेयर इशू किया जाएगा वो 52 रुपीज़ पे पर शेयर इशू किया जाएगा, और उसे पाने के लिए 2 रुपया पर शेयर हमारी कॉस्ट आएगी। तो अल्टीमेटली आपके पास पैसा आएगा कितना, 52 माइनस 2, 50 रुपीज़ तो आएंगे। 52 पे आप इशू कर रहे हो, पर 2 रुपये तो आपके खर्चे हो जा रहे हैं उसको पाने के, तो एग्जैक्टली आपके घर में पैसे कितने आ रहे हैं, 50 रुपीज़ आ रहे हैं, राइट। और कंपनी को पैसे मिलेंगे कितने, नेट प्रोसीड आएगी कितनी, एक शेयर पे 50 रुपीज़ आएगी, और वो उसको देना कितना पड़ेगा, ईपीएस के बेसिस पे, अर्निंग के बेसिस पे, फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे, वो ईपीएस के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन तो सबसे ईजी है, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए पहले हम एग्जिस्टिंग कंपनी का कैलकुलेट करते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी का कैलकुलेट करने का मतलब ईपीएस डिवाइड बाई एमपीएस, है ना, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। पहले तो अर्निंग पर शेयर आप निकाल लीजिए। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितने का था, 180 लाख का, तो 180 लाख डिवाइडेड बाई कितने लोगों को बांटना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 20 लाख, आपने डिवाइड कर दिया, तो मतलब एक एक शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा, 9 रुपीज़, एक शेयर्स को 9 रुपये मिलने वाले हैं, है ना। तो ये हो गया पर शेयर अर्निंग हो गई। और एक शेयर्स की मार्केट में प्राइस कितनी है, 60 रुपये, तो मतलब आप 60 रुपये पाने के लिए आपको 9 रुपये देने पड़ेंगे ना, 60 पाने के लिए आपको 9 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो कॉस्टिंग कितने की आ गई, 15% की कॉस्ट आ गई। ये 15% क्या आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स, दैट इज़ आफ्टर टैक्स। क्यों, क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। तो ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ गई आपकी। अब अगर नए इक्विटी शेयर्स हैं तो नेट प्रोसीड से डिवाइड कर देंगे, तो ईपीएस तो हमारी निकली हुई है 9, और डिवाइडेड बाई 52 माइनस 2, क्यों, 52 के शेयर्स थे, 2 रुपये हमारी कॉस्टिंग पड़ी, अल्टीमेटली हमें 50 रुपीज़ रिसीव हुए, तो हमारा कॉस्ट कितना आ गया, 18% का आ गया। तो अब ये आपको क्लियर हो गया, एग्जिस्टिंग के लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए 15% की कॉस्ट पड़ रही है उसकी, और अगर नया इशू करना चाहती है कंपनी तो 18% की कॉस्ट पड़ जाएगी सेम शेयर्स की। तो ये हमारी कंडीशन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। आई होप आपको तीनों मैथड्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल कैसे कैलकुलेट होता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।